स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निपुण क्लासेज में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं ईवीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, और इसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चन आपके सामने होंगे और लगभग 70 क्वेश्चन दोस्तों आपको इस पर्यावरण के पार्ट 2 में अवेलेबल करवा दिया जाएगा। और ये जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, यानी कि जो सोर्स है क्वेश्चन का, वो हमने एनसीईआरटी से और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं इन दोनों को मिला के इसमें ऐड किया है। और ये जो क्वेश्चन है इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही जो बुक है, जिस बुक से हमने ये क्वेश्चन को लिया है दोस्तों, जब आप एनसीईआरटी 10th का जब लास्ट चैप्टर देखिएगा तो उसमें लिखा हुआ होगा हमारा पर्यावरण, और यहीं से सारा क्वेश्चन बना है। तो यही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी जीव के चारों ओर फैली हुई भौतिक या अजैव और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करती है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? पर्यावरण कहते हैं। अब ये भौतिक क्या होता है, जैव क्या होता है, अजैव क्या होता है, आगे सब एक एक करके हमने मेंशन किया है, तो वहाँ पर आप जानिएगा। पर्यावरण का जैविक हिस्सा पौधे, जानवर और मनुष्य होते हैं। जैविक हिस्सा का मतलब हो गया दोस्तों जिसके अंदर जान हो, प्राण हो। तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो जैविक हिस्सा के भाग है, जानवर हो गए और मनुष्य हो गए, ये सभी किसके पार्ट हैं? तो जैविक हिस्से हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन जैव है या कौन अजैव है, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये आपको जो दिए गए हैं पौधे, जानवर, मनुष्य, ये एग्जाम्पल आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल आते हैं। किसी भी एक घटक के असामान्य हो जाने पर, यानी कि जीव मंडल में जितने सारे जीव है, चाहे छोटे हो या फिर बड़े हो, अगर उसकी जो संख्या है दोस्तों वो अगर असामान्य हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो उसका असर संपूर्ण जीव मंडल पर देखने को मिलेगा। जीव मंडल की स्थिरता के लिए ऊर्जा और पदार्थ दोनों आवश्यक होते हैं। और ये ऊर्जा कहाँ मिलता है जीव मंडल को? तो ये मिलता है दोस्तों सूर्य से सभी जीवों को ऊर्जा मिलता है। पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? तो जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा उसके बीच ऊर्जा और पदार्थ, ये सभी मिलकर बनाते हैं कौन चीज़? तो पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। पारिस्थितिक तंत्र में अजैव घटक और जैव घटक दोनों होते हैं। तो जैव घटक का मतलब आप लोगों को हमने बताया दोस्तों कि जैव घटक का मतलब होगा कि जिसके अंदर जिंदगी हो, जान हो, ठीक है। और अजैव, अ का मतलब होता है नहीं, यानी कि जिसके अंदर जान नहीं हो, तो वो हो जाएगा अजैव घटक, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पानी, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो गए। जैव घटक के जो उदाहरण होते हैं, ये उदाहरण आप लोग ध्यान रखिएगा, जंतु हो गए, पौधे, मानव, सूक्ष्मजीव, ये सभी होते हैं जैव घटक के अंतर्गत। अब अजैव घटक के अंतर्गत क्या आते हैं? तो मिट्टी आते हैं, वायु आते हैं, जल, प्रकाश, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं अजैव घटक के अंतर्गत। जैव घटक, अजैव घटक दोनों एक दूसरे से अपृथकीय रूप से संबंध होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सूक्ष्मजीव जीवों के मरने के बाद इन्हें अपघटित कर देते हैं। दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाता है डीकम्पोज करना। तो डीकम्पोज सबसे पहले करेगा कौन? तो जो सूक्ष्मजीव है वो। अगर आपको नाम पूछे कि सूक्ष्मजीव का नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों बैक्टीरिया, और दूसरा होता है फंगी यानी कि जीवाणु और कवक। बगीचा क्या है? तो बगीचा एक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था प्रीवियस ईयर में कि निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र है? तो एक तो था बगीचा, बाकी जो भी था वो नहीं था, तो करेक्ट आंसर ये हो जाना था। पारिस्थितिक तंत्र सामान्यतः प्राकृतिक होते हैं, लेकिन मनुष्य ने कुछ चीज़ों को अब मानव निर्मित भी बना दिया है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में वन, समुद्र, झील, तालाब आते हैं। तो ये ऑप्शन, ये जो दिया है दोस्तों, वन, समुद्र, झील, तालाब, ये आपको याद रहना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि कौन पारिस्थितिक तंत्र में आता है, कौन नहीं आता है। तो जब आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वन, समुद्र, झील, तालाब, ये सभी प्राकृतिक में आते हैं, तो आराम से क्वेश्चन को कर पाइएगा। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र में कृषि भूमि, पार्क, फुलवारी, जल जीवशाला, और इसमें एक और ऐड कर लीजिए एक्वारियम जो होता है वो, ये सभी हमको देखने को मिलते हैं कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत। अजैव अवयव को 3 भाग में बांटा गया है।
कौन कौन है दोस्तों? तो एक है भौतिक वातावरण, एक है पोषण और एक है जलवायु। यानी कि अजैव को भी बांटा गया है 3 भाग में। जब क्वेश्चन आएगा कि जैव को कितने भाग में बांटा गया, तो उसको भी दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक 3 भाग में बांटा गया है। तो फिर आगे देखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है कि भौतिक वातावरण में मिट्टी, जल और वायु। यहाँ पर देख सकते हैं कि अजैव अवयव को 3 भाग में बांटा। पहला है दोस्तों भौतिक वातावरण। तो भौतिक वातावरण में क्या सब आते हैं? तो मिट्टी आते हैं, जल आते हैं और वायु आते हैं। पोषण के अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ आते हैं। जैसे न्यूट्रिशन के लिए जो भी भोजन लेते हैं अपने लोग, तो उसमें कुछ कार्बनिक होते हैं और कुछ अकार्बनिक होते हैं। जलवायु में सूर्य की रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता, दाब मिलकर जलवायु का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब है कि जलवायु बनने के लिए क्या सब चाहिए? तो सन का लाइट चाहिए, सूर्य का रोशनी, तापक्रम, आर्द्रता और दाब। जल पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या, उनके वितरण, मेटाबॉलिज्म तथा व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि जैव अवयव को भी 3 भाग में बांटा गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब ये तीनों होता क्या है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं और किस माध्यम से करते हैं? तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उसे हम उत्पादक कहते हैं। यानी कि जितने भी हरे पौधे हैं सब किस कैटेगरी में आएगा? उत्पादक के कैटेगरी में। और जो पौधे और उनके विभिन्न उत्पाद को खाते हैं वह उपभोक्ता की श्रेणी में आएगा। यानी मनुष्य क्या हो जाएगा? उपभोक्ता हो जाएगा। सूक्ष्मजीव मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पन्न पोषक और गैसों का फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। यानी कि सूक्ष्मजीव जब नहीं रहेगा दोस्तों धरती पर, तो क्या होगा? जो मृत उत्पाद है उसकी संख्या बढ़ेगी, पोल्यूशन फैलेगा। सभी हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को विकिरण के माध्यम से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सह उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस तो निकलता ही है दोस्तों, इसके बाद कार्बोहाइड्रेट बनता है। कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट होता है। जब फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो पूछा जाता है कि क्या क्या बनते हैं प्रोडक्ट के रूप में, तो ऑक्सीजन गैस और कार्बोहाइड्रेट। कहीं कहीं पर कार्बोहाइड्रेट की जगह आपको ग्लूकोज भी मिल जाएगा, ठीक है। सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, इसको इंग्लिश में ऑटोट्रोप्स बोलते हैं, क्योंकि वो अपना भोजन खुद बनाता है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। सभी मनुष्य क्या होते हैं दोस्तों? परपोषी होते हैं। पर का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित, परपोषी का मतलब दूसरे पर आश्रित। ऐसे जीव जो अपना पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उपभोक्ता बोलेंगे। और उपभोक्ता जितने भी जंतु हैं, इसमें मनुष्य भी आते हैं, छोटे से बड़े जानवर आते हैं, तो इस सभी को उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। सभी जंतु परपोषी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता, अब ये जो उपभोक्ता है दोस्तों उसको भी 3 कैटेगरी कर दिया, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। तो प्राथमिक उपभोक्ता में आता है भैंस, बकरी, मनुष्य, हिरन, कीट, खरगोश, ग्रास होपर। क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ग्रास होपर किस उपभोक्ता में आते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो प्राथमिक उपभोक्ता इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं भैंस, बकरी, ये सभी याद रखिएगा। मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वभक्षी है, मतलब सब कुछ खाता है। शेर, पक्षी, सर्प, मेढक द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। और ये सभी जो होते हैं ना, वो प्राथमिक उपभोक्ताओं का शिकार करके अपना जीवन यापन चलाते हैं, केवल मनुष्य को छोड़ करके। मृत पदार्थों का अपघटन कवक और जीवाणु के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन बताए हैं पीछे कि जो चीज़ मृत है यानी कि मरा हुआ है, तो उसको अपघटन यानी डिकम्पोज कौन करेगा? सूक्ष्मजीव करेगा। सूक्ष्मजीव में कौन करेगा? तो कवक और जीवाणु करेगा। नेक्स्ट है कि जीवाणु और कवक क्या कहलाते हैं दोस्तों? डिकम्पोजर यानी कि अपघटनकर्ता कहलाते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषीय स्तर है? तो 4 पोषीय स्तर है वन पारिस्थितिक तंत्र में। जैव पदार्थों में ऊर्जा का प्रवाह, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जैव पदार्थ जितने भी है उसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। जैसे मनुष्य में एनर्जी का सोर्स क्या है? सन से एनर्जी मिलता है, यानी कि जितने जीव है तो उनको जो एनर्जी मिलता है वो वन डायरेक्शन में मिलता है, एक दिशीय होता है। वही अजैव पदार्थों की बात करें तो उसमें जो ऊर्जा का फ्लो होता है, एनर्जी का फ्लो होता है, वो चक्रीय होता है, ठीक है। जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत कौन है? सौर ऊर्जा। जीव मंडल में एकमात्र स्रोत है ऊर्जा का सौर ऊर्जा है दोस्तों। एक हरे पौधों को जब शाकाहारी जंतु खाते हैं तब यह संचित ऊर्जा स्थानांतरित होकर इन जंतुओं में चली जाती है। प्लास्टिक से सबसे ज़्यादा कौन सा प्रदूषण फैलता है? तो मिट्टी प्रदूषण या मृदा प्रदूषण या सोयल पोल्यूशन, जिसे जो भी कह लीजिए। तो प्लास्टिक से सबसे ज़्यादा मिट्टी दूषित होती है।
इकोसिस्टम में खाद्य श्रृंखला का क्रम क्या है? तो देखिए, इकोसिस्टम जो होता है ना दोस्तों, उसमें खाद्य श्रृंखला का क्रम है, सबसे पहले पौधा आएगा, पौधा के बाद शाकाहारी आएगा। कहने का मतलब पौधा को शाकाहारी खाएगा, शाकाहारी को मांसाहारी खाएगा। ये मांसाहारी अगर मर गया, मृत हो गया, तो इसको कौन खाएगा? अपघटक खाएगा, यानी कवक जीवाणु उसे मतलब डिकम्पोज कर देगा। ठीक है, तो ये क्रम याद रखिएगा, पहले पौधा, इसके बाद शाकाहारी, इसके बाद मांसाहारी और उसके बाद अपघटक। खाद्य श्रृंखला उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक से बनी है। 3 चीज़ है जो शुरू में बताएं। एक तो उत्पादक हो गया, जो हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता में जितने जीव है वो हो जाएंगे, और जब इन जीवों की मृत्यु होती है तब उसे डिकम्पोज करने का काम करते हैं, जिसे हम अपघटक बोलते हैं। ठीक, किसी राष्ट्रीय पार्क में संपूर्ण पारी तंत्र के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये था दोस्तों करीब 50 से 51 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। अगला जो इसी का पार्ट सेकेंड आएगा, जिसमें लगभग 65 से 70 के आसपास क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, तो वो आपको हम नेक्स्ट डे करवा देंगे। इसी के साथ आपका ईवीएस ख़त्म हो जाएगा। और जो आपके सिलेबस में है दोस्तों, हमने उसके अकॉर्डिंग किया, चूँकि आपने 3, 4, 5 का ईवीएस सीटेट के दौरान पढ़ा होगा, तो इसको पढ़ाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। आप लोग जहाँ से भी पढ़े होंगे उसका नोट्स होगा आपके पास, तो उनमें से आप देख लीजिएगा। ऊपर का जो भी क्लास है, तो वो उससे जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन बनेंगे वो हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। और इसका जो पीडीएफ है दोस्तों, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।